नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर, लेकर हमारा खास कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज, वो कार्यक्रम जहां पर देश दुनिया की हर खबर से हम आपको बाखबर करते हैं। और आज शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान के परचम को लेकर, क्योंकि एक बार फिर जापान में हिंदुस्तान का दमखम दिखाई पड़ा है। आपको बता दें, क्वाड की बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उनके नेतृत्व को सराहा गया है। कोरोना काल में जिस तरह से भारत सरकार ने दुनिया के अन्य देशों को मदद पहुंचाई, उसे लेकर बाइडेन ने मोदी की खूब तारीफ की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच भरोसे का रिश्ता है। ये खबर अपने आप में अहम हो जाती है, क्योंकि एक तरफ बाइडेन ने चीन पर कटाक्ष किया है। कहा कि देखिए, बढ़ती आबादी की वजह से चीन कोरोना को निपटने में नाकाम रहा, लेकिन वैसी ही आबादी हिंदुस्तान में भी थी। लेकिन हिंदुस्तान में जो पॉलिसीज बनाई गई, उनकी वजह से अच्छा काम हुआ। ये तमाम बड़ी बातें बाइडेन की तरफ से कही गई। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच इन दिनों भरोसे का रिश्ता डेवलप हुआ है। वक्त के साथ इसे बेहतर किया गया है और भारत अमेरिका में कारोबारी रिश्तों का विस्तार हो रहा है। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही। साथ ही ये भी कहा कि भारत और अमेरिका जब दोस्त बनते हैं तो मानव हितों का कल्याण होता है, यानी दुनिया के लिए बेहतर है। हमारे बीच निवेश कारोबार में विस्तार हुआ है, यानी पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के करीबी की वजह से न सिर्फ रिश्ते मजबूत हुए हैं, बल्कि व्यापार के क्षेत्र में भी काफी फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री ने तमाम बड़ी बातें कही। प्रधानमंत्री ने भारत और अमेरिका की साझेदारी को सही मायने में विश्वास की साझेदारी बताया। कहा कि हमारे साझा हितों ने दोनों देशों के बीच विश्वास के बंधन को ज्यादा मजबूत किया है। देखिए, टोक्यो में मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय मुलाकात होती है, क्या कुछ बातें आती हैं। निवेश व्यापार का विस्तार हुआ है, प्रधानमंत्री कहते हैं। बाइडेन कहते हैं वैक्सीन उत्पादन को समर्थन दिया है हमने। इसके अलावा प्रधानमंत्री कहते हैं कि भरोसे की यह दोस्ती है। जो बाइडेन कहते हैं कि चीन नाकाम रहा, लेकिन भारत कोरोना को रोकने में कामयाब रहा। प्रधानमंत्री कहते हैं सामरिक सहयोग मजबूत हुआ है। जो बाइडेन कहते हैं कि भारत ने कोरोना काल में शानदार काम किया है, विश्व की मदद की है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि निवेश व्यापार का विस्तार हुआ है। उधर बाइडेन कहते हैं वैक्सीन उत्पादन को हम समर्थन कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों की तरफ से जो सहजता नजर आई, वो देखने लायक थी, क्योंकि इससे पहले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ भी प्रधानमंत्री के रिश्ते बहुत अच्छे थे। दूसरे राष्ट्रपति बने, दूसरी विचारधारा के बने, लेकिन उसके बावजूद वो गर्मजोशी नजर आई। हम आपको सुनवाते हैं यहां दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं क्या आई। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपसे मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है। आज हमने एक और सकारात्मक और उपयोगी क्वाड समिट में भी साथ साथ भाग लिया। हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। हमारे पीपल टू पीपल रिलेशंस और घनिष्ठ आर्थिक संबंधों में भी हमारी पार्टनरशिप को यूनिक बनाते हैं। हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर, बल्कि अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। क्वाड और कल घोषित आईपीएफ इसके सक्रिय उदाहरण हैं। आज हमारी चर्चा से इस पॉजिटिव मोमेंटम को और गति मिलेगी। हमारे बीच ट्रेड और निवेश में भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है, यद्यपि ये हमारे पोटेंशियल से अभी बहुत कम है। मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में कॉन्क्रीट प्रगति दिखने को मिलेगी। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय सुदृढ़ कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी। तो ये मुलाकात आपने देखी, दोनों के बीच का बॉन्ड भी आपने देखा। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से कब कब मिले, कहां कहां, कौन कौन से मौके हैं जहां पर उनकी मुलाकात हुई। जरा देखिए आप।
तो ये इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें आ गई हैं। 24 सितंबर 2021 को ये मुलाकात होती है व्हाइट हाउस वॉशिंगटन में। ये मुलाकात काफी अहम थी। उसके बाद अक्टूबर में 30 अक्टूबर 2021 को मुलाकात होती है, जहां पर रोम इटली में G20 समिट में ये दोनों नेता मिले थे। तब भी गर्मजोशी की तस्वीरें सामने आई थी। 3 मार्च 2022 को वर्चुअली इन दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके अलावा 11 अप्रैल 2022 को एक बार फिर वर्चुअल मुलाकात हुई थी और अब 24 मई 2022 को टोक्यो में एक बार फिर आमने सामने की मुलाकात है। द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों नेता एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। तो 5 मर्तबा मुलाकात हो गई है, जिसमें तीसरी बार ये सामने से मुलाकात है। 2 बार वर्चुअल मुलाकात हो चुकी है और रिश्तों की गर्मजोशी जो है वो हर बार की तरह इस बार भी नजर आती है। श्वेता सिंह हमारी संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात के बाद जो ये गर्मजोशी दिखी है, ये भारतवासी होने के नाते काफी लोगों को अच्छी लग रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद कई लोगों को मन में संदेह था कि क्या रिश्ते बनेंगे, लेकिन यहां तो गर्मजोशी नजर आ रही है। हम रूस के साथ भी रिश्ते अच्छे कर रहे हैं और जो बाइडेन भी हमारे मुल्क की जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं, नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं शानदार काम किया है। जी शुभांकर, हर एक विश्व का नेता जो होता है वो भारत की इस शक्ति को समझते हुए भारत की तारीफ जरूर करता है। यहाँ पर देखिए, जो बैठक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हो रही है, उसके बाद आप यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ते हुए देख रहे हैं। यहाँ जो बाइडेन की मुलाकात के बाद अब वो यहाँ से निकलेंगे कुछ देर में और इसीलिए इतनी अधिक सुरक्षा आपको नजर आ रही है। यहाँ पर बैठक 2:30 बजे यहाँ की लोकल टाइम के हिसाब से चलनी थी। अभी 3:30 बजे 3:37 हो रहे हैं। तो यहाँ की ये तैनाती आपने देखी, चूंकि कई ऐसे छोटे छोटे समूह भी रहे जो यहाँ पर आकर अमेरिका विरोधी कुछ नारेबाजी कर रहे थे। हर जगह जहां पर भी इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होती हैं, वहां पर इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन सबसे प्रमुख तौर पर क्या हो रहा था वो ये कि चीन के विरुद्ध इस तरह की नारेबाजियां चल रही थी। जापान के उस द्वीप समूह के लोग जो कि चीन के कब्जे को लेकर नाराज रहते थे, वो लोग यहाँ पर आकर अपनी बात सुनाना चाहते हैं। भारत की अहमियत इस हिसाब से इस क्वाड समूह के लिए भी रही है कि यूक्रेन रूस युद्ध पर चर्चा जरूर होती है, लेकिन भारत के रुख की इज्जत की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है। भारत ने जो कुछ अभी तक कहा है, भारत ने अभी तक जो कुछ किया है, और भारत ने जिस तरीके से ये कहा है कि रूस के साथ जो रिश्ते हैं वो एक अलग पटल पर रहेंगे और यहाँ किसी भी हिसाब से उसे किसी दूसरे देश के दबाव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। हाँ, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध की बात जरूर की जाती है, ये युद्ध की निंदा रहेगी भारत की तरफ से, लेकिन इसके आगे कोई भी देश भारत पर किसी हिसाब से अपनी विदेश नीति को बदलने का दबाव डाल नहीं सकता है। भारत की ताकत इस हिसाब से दिखती है कि इतनी चीजें होने के बाद भी जो अमेरिकी राष्ट्रपति हो या जापान के प्रधानमंत्री हो, वो उनकी तारीफ जरूर करते हैं। शुभंकर जी, लेकिन श्वेता, जब ये तारीफ अमेरिका की तरफ से आती है, और बार बार मैं इसको इसलिए भी जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आप भी यूक्रेन गई थी, वहां पर बार बार ये आरोप लग रहे थे कि भारत रशिया के साथ खड़ा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये रिश्तों में बदलाव न होना, और इस चीज का जिक्र पीएम ने भी किया कि अपने अपने हितों को लेकर जिस तरह से हम आगे बढ़े, उसके बाद हमारे बीच में एक ट्रस्ट डेवलप हो गया है। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है भारत इंडिविजुअल के हिसाब से, क्योंकि इसी बात की तारीफ इमरान खान भी कभी कर रहे थे और आज भी दुनिया इस बात की तारीफ करती है कि भारत अपने लोगों के हितों को आगे रखता है और दुनिया के तमाम बड़े राष्ट्र अध्यक्षों को, मुल्कों के साथ अलग अलग रिश्ते बनाकर चल रहा है और हर कोई तारीफ कर रहा है। और कितना सिर्फ हो जाता है शुभांकर की, शायद इमरान खान जब वो तारीफ करते हैं तो वो दिल पर पत्थर रखकर करते हैं भारत की खुददारी की और भारत की उस आजाद विदेश नीति की, लेकिन जब अमेरिका या फिर जापान की तरफ से ये तारीफ होती है तो वो ज्यादा स्वाभाविक इसीलिए हो जाती है क्योंकि साझेदारी जिस तरह की रही है और भारत ने जिस तरीके से अपनी सभी वादों का निर्वाह किया है, वो सारे लोग बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जब एक एक करके सारे ये बायलैटरल्स होने हैं, जिसमें पहले बाइडेन के साथ, जिसकी अब कुछ ही देर में हमारे सामने सूचना होगी उसकी बारीकियों को लेकर, या फिर ऑस्ट्रेलिया के जो नए नए प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बस शपथ ली और यहाँ के लिए रवाना हो गए, उनका रुख, हालांकि उनका रुख चीन के हिसाब से बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह से रिश्ते रहे, उनके स्वयं के जिस तरीके के जो संबंध रहे हैं,
लेकिन अब बस कुछ देर में ये सूचना आनी चाहिए। शुभांकर, रिस्पेक्ट। बिल्कुल श्वेता, आप बनी रही हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे, आपसे और सवाल जवाब करेंगे, सप्लाई चेन की बात करेंगे जो कोरोना काल में क्वाड देशों ने जारी रखी, जिसका फायदा सभी को हुआ। लेकिन उससे पहले जिस चीज का जिक्र हम कर रहे थे, कैसे जो बाइडेन ने तारीफ की, जो बाइडेन ने, हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की नीतियों की तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं जो बाइडेन, और ये एक महत्वपूर्ण खबर हो जाती है क्योंकि भारत जिस तरह से अपनी अलग विदेश नीति को लेकर, अपने हितों को लेकर उसकी विदेश नीति उस पर काम कर रहा है, उसके बावजूद दुनिया तारीफ कर रही है। इस चीज की तारीफ इस वक्त दुनिया के अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं। जो बाइडेन ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां हैं वो भी हम आपको देना चाहेंगे। ये बड़ी खबर, और सबसे बड़ी बात यह कि इस क्वाड देशों की बैठक को लेकर चीन की लगातार निगाहें बनी हुई थी। चीन लगातार क्वाड का विरोध करता आया है, इस बार भी नजर थी, और यहां से भी चीन को कटाक्ष मिला है। जो बाइडेन ने यहां से चीन के लिए कटाक्ष किया है, कहा कि आबादी तो उनकी भी बहुत ज्यादा थी लेकिन उस हिसाब से वो काम नहीं कर पाए, नीतियां नहीं बना पाए। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे तो भारत की नीतियां बेहतर रही, भारत ने काम शानदार तरीके से किया। अब आपको दिखाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए यहां पर क्वाड बैठक में सकारात्मक बातचीत हुई है, इस चीज का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अमेरिका के साथ हमारा वक्त के साथ भरोसे का रिश्ता जो है वो और ज्यादा मजबूत हुआ है, इस चीज का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये दूसरी बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात क्या है? समान हित समान मूल्यों से मजबूत हुए हैं हमारे संबंध, ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। तो ये तीसरी बड़ी बात है। और क्या कुछ बड़ी बातें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि भारत अमेरिका के संबंध मजबूत हुए हैं, एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे पर भरोसा, एक दूसरे के साथ व्यापार जो है बढ़ गया है। बाइडेन ने क्या कुछ कहा है? बाइडेन ने कहा कि देखिए कोरोना काल में भारत ने शानदार काम किया है, ये एक कॉम्प्लीमेंट दिया भारत को, कहा कि महामारी से निपटने में भारत कामयाब रहा, बड़ी तेजी से और लोकतांत्रिक तरीके से भारत में काम किया गया। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद जिस तरह से काम किया गया वो काबिल तारीफ है। वही इतनी आबादी चीन की थी लेकिन उनकी नीतियां जो थी वो नाकाम थी। हमारे यहां लोकतांत्रिक तरीके से भारत में काम हुआ, चीन में वो चीजें देखने को नहीं मिली, उनकी नीतियां नाकाम नजर आई। The Indo-Pacific Economic Framework and the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Program that's going to bring India and the United States together with other nations to reflect our vision for a more open, more prosperous, connected and secure world. और यहाँ पे अभी टोक्यो में हमने दो पहलों की ऐलान किया है, जो कि एक है हिंद प्रशांत अर्थव्यवस्था का रूपरेखा और दूसरी जो कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और दूसरा है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि हमको भारत को और अमेरिका को साथ ले आएगा और अन्य राष्ट्रों के साथ भी, और वो हमारे जो दर्शाएगा अधिक रूप में और समृद्ध रूप में और उसके सुरक्षित विश्व के लिए। I'm pleased that we've reached agreement for the U.S. Development Finance Corporation to continue its important work in India, supporting vaccine production, clean energy initiatives, and I'm also glad we're renewing the Indo-U.S. Vaccine Action Program. और मुझे भी ये भी प्रसन्नता है कि हमने एक समझौता अनुबंध अपना किया है अमेरिका के लिए, अपने विकास वित्तीय निगम के लिए, और उसको हम जारी रख रहे हैं और बहुत एक आवश्यक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं जो कि भारत को मदद कर रहा है वैक्सीन उत्पादन के लिए और स्वच्छ ऊर्जा के निवेश के लिए। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपना भारत और अमेरिका का वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम में भी नवीनीकरण कर दिया है, इसको रिन्यू किया है। We also discussed the ongoing effects of Russia's brutal and unjustified invasion of Ukraine and the effect it has on the entire global world order. And the U.S. and India are going to continue consulting closely on how to mitigate these negative effects. और हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे जो कि रशिया के क्रूर और अनुचित युद्ध के विरुद्ध जो उन्होंने किया है, जिसका पूरे विश्व पर असर पड़ रहा है, और इसमें हम बहुत बारीकी से निरंतर परामर्श करते रहेंगे। भारत तो कोरोना काल से लेकर व्यापार को लेकर आपने सुना कैसे रिश्ते मजबूत हुए, लेकिन अब हम आपको सुनवाते हैं कुछ और बड़ी बातें
जो आपको ये दिखाएंगी कि भारत और अमेरिका कैसे बदलते वक्त के साथ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे पर ज्यादा भरोसा जताने लगे हैं। हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता, वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी। Pacific Economic Framework and the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Program that's going to bring India and the United States together with other nations to reflect our vision for a more open, more prosperous, connected, and secure world. I'm looking forward to continuing our conversation today. Mr. Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together, and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. तो ये सारी बातचीत हमने आपको सुनवाई। श्वेता सिंह लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। श्वेता, एक जो बड़ी बात कही गई वो ये थी कि भारत और अमेरिका की दोस्ती संपूर्ण विश्व के लिए अच्छी बात है, राहत वाली बात है, इससे विश्व का भला होगा। इसको कैसे देखा जाए, इन दोनों की दोस्ती क्या इंपैक्ट? देखिए, भारत और अमेरिका की जैसी दोस्ती का जिक्र आता है, एक लोकतंत्र का जिक्र आ जाता है। और दुनिया में अगर हम बाकी देशों को देख लें और बाकी देशों की कूटनीतिक संतुलन को भी हम देखने की कोशिश करें तो एक ऐसी व्यवस्था नजर आती है जहां पर वो अपने हित को इतना ऊपर रखते हैं कि दूसरे देशों के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। चीन को देखिए किस तरीके से उसने अपने दबदबे को बनाने के लिए शुरुआत में दिखाया ये जरूर कि वो दूसरे देश के हित के लिए काम कर रहा है, लेकिन दरअसल वो उन देशों की जमीनों को हथियाने में लगा रहा। और अब जो क्वाड की एक बहुत प्रमुख उद्देश्य रहा वो ये कि चीन के उस अतिक्रमण वाले जो उसका जो विचार भी है और उसका किरदार भी है, उस चीज को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और किस तरह से ये चुनौती दी जा सकती है, चर्चा में निकला यही कि आर्थिक तौर पर वो प्रहार पहले हो और सामरिक तौर पर तैयारी। ठीक है श्वेता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे जैसे कोई अपडेट आएगी आपके पास फिर वापस हम आएंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए, तमाम रिपोर्ट्स भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर कुतुब मीनार से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली के साकेत कोर्ट में फिलहाल सुनवाई शुरू हो गई। हम आपको बता दें एएसआई ने अदालत में जवाबी हलफनामा दायर किया है। हिंदू पक्ष की याचिका के जवाब में एएसआई की तरफ से कहा गया कि यहां पर जो यथास्थिति है मॉन्यूमेंट्स की उसको हटाया मत जाए। तमाम और बड़ी बातें जो हैं वो भी एएसआई की तरफ से कही गई हैं। हम आपको ये पूरी खबर बताएंगे। एएसआई ने दरअसल हिंदू जैन मंदिर बनाने का विरोध किया। कहा गया धरोहर की पहचान बदली नहीं जा सकती है। संरक्षित स्मारक में पूजा की मांग मौलिक अधिकार नहीं है। ये बड़ी बात कही गई एएसआई की तरफ से। तो एएसआई ने कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार वाली याचिका का विरोध किया है। आपको बता दें हलफनामे में यह कहा कुतुब मीनार में पूजा का कोई स्थान नहीं है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अरविंद, संरक्षित स्मारक में पूजा की मांग जो है वो वैध नहीं है, एएसआई का ये कहकर विरोध जताना, हलफनामा दायर करना क्या बताता है? सुनवाई शुरू हुई है, क्या कुछ देख रहे हैं वहां से आप? देखिए, सुनवाई साकेत कोर्ट में शुरू हो गई है शुभांकर, लेकिन मैं यहाँ एक बात आपको साफ कर दूं कि दिल्ली में ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो एएसआई का नियम है उसके मुताबिक जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां पर रिलीजियस एक्टिविटी की इजाजत बिल्कुल नहीं होती है। और यही हलफ पक्ष है उनका कहना है कि ये जो पीछे आप कुतुब मीनार आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो मस्जिदें हैं। दरअसल एक मुगल मस्जिद है, दूसरी है कुतुब इस्लाम मस्जिद। कुतुब इस्लाम मस्जिद को लेकर जो हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिरों को तोड़कर उस मस्जिद का निर्माण कराया गया था और उसके साक्ष्य जो मस्जिद है उसकी दीवारों पर मिलते हैं। देवी देवताओं की वहां पर मूर्तियां है, लिहाजा उसको संरक्षित किया जाए, वहां पर खुदाई की जाए और पूजा की इजाजत दी जाए। जिसके जवाब में एएसआई ने बाकायदा ये हलफनामा दाखिल किया है और ये कहा है कि जो एएसआई के अंडर में जो ऐतिहासिक इमारतें आती है, जो मॉन्यूमेंट्स आते हैं, उसमें रिलीजियस एक्टिविटी की इजाजत नहीं दी जाती है। लिहाजा विरोध किया है एक तरीके से कहें तो। और आपको बता दूं, ये जितनी भी दिल्ली में इमारतें हैं, हमने देखा है कि वहां पर रिलीजियस
एक्टिविटी की इजाजत नहीं दी जाती है। तो कोर्ट में सुनवाई जी अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ साकेत कोर्ट से भी इस वक्त संजय शर्मा जुड़ रहे हैं। संजय, जरा ये बताइए कि वहां पर क्या कुछ बातें चल रही, क्योंकि यहां पर एएसआई ने जो बातें रखी है उसमें कहा है कि इसका धार्मिक गतिविधियां ना हो, इसे बदला ना जाए, पूजा पाठ की इजाजत न दी जाए। कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या दलीलें दी जा रही है? कोर्ट में एडीजे निखिल चोपड़ा ने पूछा है कि हिंदू पक्षकारों से कि आपकी दलील क्या है और आप क्या रिलीफ चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी प्रेयर क्या है। इस पर हरिशंकर जैन ने ये बताया है कि एक पुरानी डिक्री और ये बोला है कि ये प्रिंसिपल डेटी जो है तीर्थंकर ऋषभ देव और विष्णु भगवान, उन सबके मंदिर हैं जो यहाँ के मुख्य देवता रहे हैं, जिनके मंदिर थे, और उन 27 मंदिरों को तोड़कर ये परिसर बनाया गया है। ये कुबतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है और कई हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं सीढ़ियों में और बाकी ऐसी जगह रखी गई हैं, उनको अपमानित करने के लिए उनको सम्मान किया जाए और ये पूरा परिसर उन्हें अपने देवी देवताओं के पूजा अधिकार के लिए दिया जाए। साथ ही ये भी बोला है कि संविधान हमें ये अधिकार देता है, बुनियादी अधिकार देता है कि हम अपने देवी देवताओं की उपासना पूजा कर सकें। तो इसमें जो सदियों पहले ये रोक लगाई गई थी और वंचित किया गया उन्हें इस अधिकार से, अपने देवी देवताओं की पूजा करने के अधिकार से, उसे बहाल किया जाए और इस पूरे परिसर में उन्हें पूजा करने की इजाजत दी जाए। ठीक है, फिलहाल इन्हीं सारी चीजों पर बहस चल रही है। संजय, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। जो एएसआई ने कहा कि संरक्षित स्मारक में पूजा की मांग जो है मौलिक अधिकार नहीं है, क्या इसको लेकर भी हिंदू पक्ष ने दलील रखी कुछ अलग से? इसको लेकर अभी बातचीत हुई नहीं है, लेकिन हाँ ये तो सिविल जज ने अपने ऑर्डर में बोला है कि सेक्युलर फैब्रिक को बरकरार रखा जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर सेक्युलर फैब्रिक पे कुछ असर पड़ेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन पर असर पड़ता है। और इसीलिए उन्होंने एएसआई ने ये कहा है कि जब तक वो एएसआई ने ये उसका संरक्षण संभाला था तभी कोई भी धर्म के लोग वहां पूजा अर्चना नहीं कर रहे थे और अभी तक किसी ने पूजा अर्चना करने की कोशिश नहीं की है। और उनका ये भी कहना है कि एएसआई का जो एक्ट है 1958 का, वो किसी भी संरक्षित स्मारक में किसी भी धर्म के लोगों को पूजा उपासना करने की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि ये मंदिर मस्जिद या धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक स्मारक है। जी नहीं, लेकिन मीनार की मस्जिद के इमाम जो है शेर मोहम्मद, वो कह रहे हैं कि 13 मई से एएसआई ने मना कर दिया था। तो क्या मुस्लिम पक्ष ने अपनी बातें रखी हैं और ये जो नमाज पढ़ने से मनाही की बात आ रही है, इसको लेकर क्या कोई बातचीत हुई? उस परिसर की मस्जिद है जिसके वो शेर मोहम्मद बात कर रहे हैं, वो ये कुबतुल इस्लाम मस्जिद नहीं है, क्योंकि इसमें कभी नमाज हुई नहीं, तो इसलिए ये सिर्फ स्मारक के रूप में संरक्षित है। और उस मस्जिद को लेकर दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि दिल्ली सरकार के वक्फ बोर्ड ने, दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने भी कहा है कि वहाँ इमाम मौजूद है, वहाँ नमाज होती है, लेकिन अभी वो नंबर आया नहीं है उनके मुस्लिम पक्षकारों की दलील का। बस सब इंतजार कर रहे हैं। अभी तो कोर्ट सिर्फ ये जान रहा है कि हिंदू पक्षकारों की याचिका में प्रेयर क्या की गई है और वो रिलीफ क्या चाहते हैं। उस पर एएसआई के हलफनामे का हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि एएसआई किसी भी सूरत में वहां किसी भी धार्मिक गतिविधि को संचालित करने की इजाजत नहीं देता है। ठीक है, अब जरा ये बताइए कितनी देर सुनवाई को हुई और क्या सुनवाई के बाद अब तक केवल हिंदू पक्ष ने बात रखी? जैसा कि आप बता रहे हैं कि दो बातें आई, एक हिंदू पक्ष क्या चाहता है वो रखा गया और दूसरा जो एएसआई वाली बात थी जिसमें कहा गया कि एएसआई इजाजत नहीं देगा वहां पर किसी धार्मिक गतिविधियों को लेकर ऐसी संरक्षित जगहों पर, या कुछ और भी? 10 मिनट हुए हैं सुनवाई हुए और 10 मिनट ही हुए हैं। अभी शुरुआती बातचीत चल रही है, सबको इंतजार है, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आगे कौन से इसमें लिमिटेशन की बात आई है कि जज ने पूछा कि क्या आप मॉन्यूमेंट को पूजा प्लेस में, उपासना स्थल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस पर उन्होंने कहा है कि हमारी लिमिटेड प्रेयर है और हम पूजा की इजाजत चाहते हैं, हम उस पर अधिकार नहीं चाहते हैं, हम पूजा की इजाजत चाहते हैं। ठीक है, आप जरा संजय ये समझाइए, क्योंकि आप कानून के जानकारों से भी लगातार बातचीत करते रहते हैं, कानून के जानकार क्या कह रहे हैं कि ऐसी संरक्षित जगहों पर जहां पर एएसआई विरोध कर रहा है क्या चीजें हो सकती है? हालांकि कोर्ट का फैसला आएगा, हम सब सुनेंगे, लेकिन कानून के जानकार इस विषय पर क्या सोचते हैं? कानून के जानकारों का कहना है कि ये एएसआई और कोर्ट पर निर्भर करता है, क्योंकि जो धार का वाग्देवी मंदिर है, जो राजा भोजशाला जिसको कहते हैं, वहां पर भी वो संस्कृत पाठशाला थी, लेकिन वहां पर साल में एक दिन पूजा की इजाजत है। कई ऐसे एएसआई संरक्षित स्मारक हैं जहां पर पार्शियली पूजा की इजाजत है या फिर लोग घुसकर पूजा करते हैं। फिरोजशाह कोटला में जो खंडहर हैं किले के, वहां भी लोग गुरुवार को जाते हैं और वहां पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं। तो ये इस पर है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि वहां पहले से पूजा की जाती रही है, तो वहां पर पार्शियली इजाजत दी जाती है। लेकिन यहाँ के लिए एएसआई ने साफ मना कर दिया है और अपने हलफनामे में साफ कहा है, क्योंकि जिस समय
एएसआई के संरक्षण में ये परिसर आया था, तब भी वहाँ कोई धर्म के लोग पूजा नहीं करते थे और अभी तक किसी ने पूजा नहीं की। ये नई मांग है, लिहाजा एएसआई के अधिनियम के मुताबिक वहां पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और जानकारियां लेते रहेंगे आगे भी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस सब के बीच दर्शकों को बता दें कि 10 मिनट हुए हैं यहां पर सुनवाई को लेकर और हिंदू पक्ष यहां पर पूजा पाठ की इजाजत मांग रहा है, तो वहीं एएसआई कहना है कि ऐसी संरक्षित जगहों पर हम धार्मिक गतिविधियों को इजाजत नहीं दे सकते हैं। इस सुनवाई पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन सुनवाई के बीच में कुतुब मीनार मस्जिद के इमाम जो है मौलाना शेर मोहम्मद, उन्होंने आरोप लगाया कि नमाज बंद कर दी गई है, उन्हें नमाज के लिए कुतुब मीनार मस्जिद में नहीं जाने दिया जा रहा। आज तक के संवाददाता अरविंद ओझा से उन्होंने खास बातचीत की, ये बातचीत हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौलाना शेर मोहम्मद हैं। कुतुब मीनार में जो मस्जिद है, मुगल मस्जिद, उसमें ये नमाज पढ़ाते हैं। इनका कहना है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने से अब रोक दिया गया है। मौलाना साहब, क्या कहना है? जी, 13 मई जुमा के दिन था, हमने मस्जिद में सफ़ेद दरियाँ वगैरह बिछाई थी। वहाँ पे जुमे के दिन स्पेशल इंतज़ाम होते हैं, तो किताबें वगैरह कुरान शरीफ रखे हैं ताकि लोग वहाँ पढ़ें। तो हमको उस दिन से मस्जिद में जाने से रोक दिया गया। कह रहे हैं हमसे आसार कदीमा वाले आर्कियोलॉजिकल वालों ने कहा कि भाई मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना यहाँ पे। तो हमें ये गार्ड के जरिए बुलाया गया, तो हम वहाँ एक ऑफिस है, उन्होंने कहा एक मीटिंग है उसमें शामिल होना है। तो वहाँ पर हम गए, तो वहाँ आसार कदीमा के सीईओ बैठे हुए थे। उन्होंने हमसे कहा कि आप मस्जिद में आप नमाज मत पढ़िए। मैंने कहा भाई जुमा है, तो जुमा में तो आते ही हैं लोग, बगैर टिकट के आते हैं, वहाँ पे लोग सब पढ़ते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं जी आप मत पढ़िए वहाँ नमाज। तो मैंने वजह पूछी कि वजह बताइए क्या वजह है, तो इन्होंने कहा कि ऊपर से ऑर्डर आया है, हम आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। कब से आप उस मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं? कितने लोग आते रहे? 10 सितंबर सन 76 से मेरा यहाँ पर तकर्रुर हुआ, तो तकरीबन 46 साल हो गए हैं वहाँ नमाज पढ़ाते हुए। बहुत अमन से, बहुत प्यार से, बहुत सब होता था। जुमा की नमाज भी होती है, ईद भी होती है, बकरा ईद भी होती है, रमज़ान के महीनों में जो स्पेशल तरावी होती है रात के 9-10 बजे तक, वो भी होती है, और इफ्तारी में लोग आते हैं। सब अमन चैन से चल रहा था। कितनी मस्जिदें हैं कुतुब मीनार में और कितनी मस्जिदों में नमाज होती है? कुतुब मीनार कम्प्लेक्स में 2 मस्जिदें हैं। एक मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, जिसकी वजह से ये झगड़ा चल रहा है। वहाँ पर वो मस्जिद तो टूटी हुई है, तमाम शिकस्त हुई पड़ी है, उसमें तो नमाज होती ही नहीं, कभी से भी नहीं हुई नमाज, हम देखते आ रहे हैं। आपने बताया कि जो मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, जिसको लेकर झगड़ा है, तो झगड़ा क्या है? झगड़ा यही है, उसमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं वगैरह की ना, तो उनको लेके चलता रहता है मामला। कुछ 20 साल पहले भी हुआ था ये मामला, 2-3 महीने तक ये चली थी, ये स्ट्राइक वगैरह, लोग आते थे। उस टाइम तो प्रशासन ने और इन्होंने आर्कियोलॉजिकल वालों ने हमारा साथ दिया, उनको अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया कि भाई जो जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा। तो आपने सुना, और एएसआई की तरफ से बार बार कहा भी जा रहा है कि यह संरक्षित इमारत है, यहां पर धार्मिक गतिविधियों को इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें, कुतुब मीनार मस्जिद के इमाम के बयान को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। कैसे ये विवाद बढ़ रहा है, जरा देखिए। मौजूदा समय में क्या स्थिति है? आपको अंदर जाने दिया जा रहा है, नमाज पढ़ पा रहे हैं? नहीं जाने दिया जा रहा। आप 13 तारीख के बाद से आपने वहाँ नमाज नहीं गए। ये भेजा था ना अपने मौजूद नाइब इमाम है। हाँ। मेरी दवा वगैरह रह गई थी उस दिन अंदर। हाँ। उन्होंने तो जाने ही नहीं दिया उस दिन अंदर हमें मस्जिद में, तो इसको भी 10 मिनट गेट पर खड़े रहे, जबकि उनके साथ में बहुत अच्छे रहते हैं, सबसे क्रिकेट खेलते हैं, ये हाँ। बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। एकदम नजर बदल गई, सबकी नजर बदल। तो अच्छी बात है, रोक लगाई गई, क्योंकि यदि आप वहाँ पे स्थित देवी देवताओं को सम्मान नहीं दे सकते, उनकी पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दे सकते, तो फिर नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए। और सभी धर्मों के लिए जब कानून बराबर है, तो जो हिंदू धर्म के देवी देवता वहाँ उपस्थित हैं, साक्षात वहाँ पर हैं, और उनका अपमान हो रहा है, तो उसको भी रोकना चाहिए। और गणेश जी की जो पूजा आरती अर्चना वहाँ पहले होती थी, उसे दोबारा से शुरू करना चाहिए। तो एएसआई कह रही है धार्मिक धरोहरों पर पूजा पाठ, धार्मिक गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने इंटरव्यू लिया था। अरविंद, पहले तो ये क्लियर कर दिए दर्शकों को कि जो ये मौलाना जी थे, इमाम जी थे, क्या ये कुतुब मीनार की मस्जिद है या आसपास की किसी मस्जिद है जहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है? जी, और ये 800 साल का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि 800 साल पुरानी चीज को अब यहां पर क्रॉस ओवर किया जा रहा है।
नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जो मुगल मस्जिद है वो आप अगर मीनार हम आप दिखाएं, कुतुब मीनार, इस कुतुब मीनार में 2 मस्जिदें हैं। एक मुगल मस्जिद है, दूसरी वो मस्जिद जिसको लेकर विवाद चल रहा है, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। लेकिन मुगल मस्जिद भी इसी के अंदर है और उनके जो मौलाना हैं शेर मोहम्मद, उनका कहना है कि एएसआई के अधिकारी आए और 13 मई को उन्होंने, जिस दिन जुमा था शुक्रवार को, उस दिन उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर नमाज नहीं होगी। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर एएसआई के अधिकारियों ने ये क्यों कहा, ये अपनी समझ के बाहर है। क्या ऐतिहासिक इमारतों में जो मुगल मस्जिद है वो आती है, क्योंकि परिसर के अंदर ही मस्जिद है, तो जाहिर सी बात है ऐतिहासिक इमारतों में उसकी मुगल मस्जिद की गिनती होगी। तो अचानक से क्या एएसआई के अधिकारियों को ये समझ आया कि ये नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इस वजह से। लेकिन जो मौलाना है उनका ये भी दावा है कि 10 सितंबर 1976 से वो मुगल मस्जिद में मौजूद है और वहां पर नमाज अता कर रहे हैं। बाहर से लोग आते हैं, नमाज अता करते हैं। तो अचानक से एएसआई ने ये क्यों कहा कि आप यहाँ पर नमाज अता नहीं कर सकते, और उसके ठीक बाद आज बाकायदा हलफनामा दाखिल करती है एएसआई और कहती है कि रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं होती है, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, यानी जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उसमें रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं होती है। उसके जवाब में जो हिंदू पक्ष ने हलफनामा दाखिल किया था, तो ये अपने आप में नहीं, काफी तो अरविंद, एक सवाल यहाँ पर और भी खड़ा होता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शुरुआत में केवल 2-4 लोग नमाज पढ़ते थे, उसके बाद ये संख्या 40-50 तक हो गई। तो क्या किसी की जानकारी में नहीं था, या जो कहते हैं कि एक बड़ा कैजुअल अप्रोच था? अब जब मामला गरमाया तो एएसआई भी जाग गई, रातों रात जाकर वहां मना करवा दिया और हलफनामे में उसका जिक्र कर दिया। नहीं, देखिए कैजुअल अप्रोच ही आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो मौलाना उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरफ से हमें ये इजाजत मिली थी और 10 सितंबर 1976 से वो नमाज अता कर रहे हैं। आप 3 से 4 लोग, लेकिन जुम्मे शुक्रवार के शुक्रवार के दिन आपको बताओ शुभांकर, यहाँ पर ठीक ठाक भीड़ लगती थी और नमाज अता करती थी। और आपने खुद भी सुना होगा जो इंटरव्यू उसमें उन्होंने बताया कि ईद बकरीद तमाम जगहों पर बाकायदा तरावी भी यहाँ पर पढ़ी जाती थी। लेकिन 13 मई से जो एएसआई के अधिकारियों ने, गार्ड ने बुलाया और एएसआई के अधिकारियों ने बोला कि अब यहाँ पर नमाज अता नहीं होगी, ऊपर से आदेश आया। तो आखिर ये आदेश क्यों आया, किस लिए आया, और पहले से अगर रिलीजियस एक्टिविटी चल रही थी तो वो अचानक से क्यों बंद हुई? और उसके बाद आज साकेत कोर्ट में एएसआई ने बाकायदा हलफनामा दाखिल करके कहा कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होती। और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जहां पर रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होती। और तो क्या इस सवाल का जवाब अब एएसआई से भी पूछा जाएगा कि अब तक इजाजत क्यों थी और 13 मई को आपने क्यों मना कर दिया, और अब आप जो हलफनामा दायर कर रहे हैं क्या उसके अंदर वो भी मस्जिद आती है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जिसके इमाम कह रहे हैं कि हम 76 से पढ़ रहे हैं, 13 मई से बंद हो गया? इस बात का क्लैरिटी क्या एएसआई को भी देनी पड़ेगी आगे? जी बिल्कुल देनी चाहिए और देनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जब तक 13 मई से ये जो नमाज अता करने के लिए बंद किया गया था, लेकिन आज जब आज तक से बातचीत में खुद जो शेर मोहम्मद उन्होंने खुलासा किया है कि 13 मई को बाकायदा एएसआई के अधिकारी आए, उन्होंने बाकायदा मीटिंग बुलाई और मना किया। जिस दिन शुक्रवार यानी जुमे की नमाज थी, काफी ज्यादा संख्या में लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद मौलाना ने बाकायदा एएसआई के अधिकारियों को ये कहा भी कि हम 3 से 4 लोग ही नमाज अता करेंगे, बाहर से लोग नहीं आएंगे। उसके बावजूद भी रोक दिया गया। चलिए इस वक्त आप 1 मिनट बने रहिए अरविंद, एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कुतुब मीनार की सुनवाई को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है और कहा गया कि 800 साल पुराने धरोहर पर केस कैसे हो सकता है? देवता जो हैं वो कभी लुप्त नहीं होते हैं, हरिशंकर जैन की तरफ से कहा गया। हिंदू पक्ष ने अयोध्या केस का हवाला दिया है। अब जरा अरविंद बताइए, जो ये हिंदू पक्ष की दलीलें हैं कि देवता कभी लुप्त नहीं होते हैं और यहां तो हमारे मंदिर रहे हैं, मंदिर के प्रमाण अभी भी हैं, वहां दर्ज भी किया गया है कि देख कई मंदिरों को तोड़ा गया है, तो अब इस मामले को आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं? क्या कहते हैं कानून के जानकार? अरविंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। 800 साल पुराने धरोहर पर दावा किया गया। संजय शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जो ये दलील दी गई है अयोध्या के रेफरेंस में और ये कहा गया कि देखिए देवता जो हैं कभी लुप्त नहीं होते हैं, ये 800 साल पुराना मामला है, मंदिर वहां पर हमारा मौजूद था, इन दलीलों का क्या असर आप देख रहे हैं? क्या कुछ दलीलें रखी गई? सबसे पहले ये बताइए, और इसके बाद ये मामला कैसे अयोध्या को जोड़ने के बाद अलग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, या इसका क्या आगे हो सकता है? इसमें हरिशंकर जैन ने एडीजे को साफ कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर आपकी प्ली क्या है, आप क्या इसमें राहत चाहते हैं, क्या रिलीफ के लिए आप आए हैं,
उन्होंने कहा कि हमें रिलीफ ये चाहिए कि हमारे देवी देवता हैं, इनके मंदिर हैं और ये मुख्य मंदिर तीर्थंकर ऋषभदेव और भगवान विष्णु और 27 अन्य देवों के मंदिर तोड़कर ये परिसर बनाया गया है, लिहाजा उन्हें अब पूजा का अधिकार चाहिए और हमारा संविधान हमें अपने देवी देवता के पूजा का ये बुनियादी अधिकार देता है, उससे कोई वंचित नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने ये भी एस्केप रूट ये बताया कि जब तक अदालत इस मामले में डिक्री नहीं करेगी, आदेश जारी नहीं करेगी हमारे पक्ष, तब तक एएसआई अपने नियमों से बंधा है। एएसआई को नियमों से ढील और छूट तभी मिल सकती है और वो हमें तब इजाजत दे सकता है जब कोर्ट इसमें आदेश करे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है और मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, वहां एएसआई ने बोर्ड भी लगा रखा है और एक बार जो मंदिर हो जाए, फिर चाहे उसकी दीवार रहे या नहीं रहे, एक बार देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो जब तक उसका विसर्जन नहीं होता तब तक वो देवता रहता है, वो जगह देवता की रहती है, लिहाजा उनका अधिकार लिमिटेशन के इसमें दायरे में नहीं आता है। और अब अदालत से वो गुहार लगाते हैं कि उन्हें इसकी इजाजत दी जाए, वहां पूजा करने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि हमारी अर्जी का सीमित स्कोप है, हम पूजा की इजाजत चाहते हैं वहां पर। ठीक है। ज्ञान रात्रि मुद्दे के बीच पुणे से राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने एक नया विवाद उठा दिया। ये पूरा मामला पुणे के नारायणेश्वर और पुणेश्वर मंदिरों से जुड़ा हुआ है। एमएनएस का दावा है कि इन दोनों प्राचीन मंदिरों की जमीन पर मुगल आक्रांताओं ने दरगाह बना ली और अब एमएनएस इनकी जमीन की मुक्ति के लिए आंदोलन करेगी। खुद को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी साबित करने की जल्दी में लगे राज ठाकरे रोज एक न एक मुद्दे निकाल रहे हैं। सबसे ताजा मसला जो उन्होंने उठाया है वो है पुणे में स्थित पुणेश्वर और नारायणेश्वर मंदिर का। एमएनएस का दावा है कि मुगल आक्रांताओं ने इन दोनों मंदिरों में दरगाह बना ली और अब एमएनएस इन प्राचीन मंदिरों की मुक्ति के लिए आंदोलन करेगी। एमएनएस का कहना है कि वो इस मसले पर कोर्ट का रुख भी करेगी। एमएनएस ने आम लोगों से मंदिर की भूमि को वापस लेने के लिए अपने आंदोलन में समर्थन देने की अपील की है। पुणेश्वर और नारायणेश्वर ये दो देवस्थान थे जो पुराने समय से यहाँ पे स्थित थे। इस्लामिक आक्रमण जब हिंदुस्तान पे हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी के उस समय में यहाँ पे उनका एक सरदार आया था बड़ा अरब करके, और उसके साथ दो धर्मोपदेशक आए थे इस्लामिक पे, और उन्होंने ये दोनों जगह ध्वस्त कर दी और वहाँ पे दो दरगाह खड़े हैं। ज्ञानवापी के हालिया सर्वेक्षण का हवाला देते हुए एमएनएस ने ये भी कहा कि सरकारें हिंदुत्व पर राज ठाकरे के स्टैंड के बाद जागने लगी हैं। जो मसला है तो ये हिंदू धर्म पर हुए आक्रमण के संदर्भ में का है। हमारे जो पुराने ग्रंथ है गाथा, उसमें भी इसका उल्लेख है। संत ज्ञानेश्वर महाराज या उनके समकालीन जो संत है उन्होंने इन मंदिरों में कीर्तन किया है, अभंग रचे हैं। रविवार को पुणे की रैली में राज ठाकरे ने हिंदुत्व को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। राज ठाकरे ने कहा कि उद्धव किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं जब वो मुंबई में अपनी रैली में कह चुके हैं कि संभाजी नगर का नाम बदलने की जरूरत नहीं है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।